बच्चों अभी मैंने आपको सबको म्यूट कर दिया है, ठीक है। आप सब अपने नोट्स मेरे साथ साथ बनाएंगे और आज हमारी ये फर्स्ट लाइव क्लास है 12th क्लास के लिए, 11th की हमारी हो चुकी है पहले। तो बच्चों जितनी आपने मेरी YouTube पे वीडियोस देखी हैं उसमें हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव पोर्शन को कंप्लीट कर लिया था, ठीक है, क्लियर। और कोई भी डाउट हो बच्चों अगर इस वीडियो के बीच में आता है तो आप चैट बॉक्स से आप मैसेज करके मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बाद हमने जो स्टार्ट करना है टॉपिक दैट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। लेकिन आज का जो लेक्चर है बच्चों, हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम नहीं शुरू करेंगे। जो भी हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं या एडिशनल पॉइंट्स आप कह सकते हो, वो आज हम इस लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल चलो हम स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुलेरियन डक्ट, वोल्फियन डक्ट, ठीक है ना। तो सबसे पहले अगर हम मुलेरियन डक्ट को पढ़ना चाहते हैं तो हमें पहला अपना टॉपिक लेना पड़ेगा फंक्शन ऑफ सर्टोली सेल। सर्टोली सेल क्या थी बच्चों? सर्टोली सेल हमारे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर 4 से 5 उनका नंबर था, सबसे लार्ज साइज की सेल थी, फनल शेप थी और सबसे मेजर फंक्शन जो था वो स्पर्मेटोजोआ को, डेवलपिंग स्पर्मेटोजोआ को क्या करती थी? नरिशमेंट प्रोवाइड करती थी। ओके, क्लियर। तो हम उसके फंक्शन से ही शुरू करेंगे। तो आप हेडिंग बनाइए अपनी नोटबुक में, फंक्शन ऑफ सर्टोली सेल बनाइए साथ साथ मेरे, फंक्शन ऑफ सर्टोली सेल, ठीक है। नंबर 1 आप लिखेंगे मेरे साथ साथ, मैं सभी नहीं लिखूंगा, मैं आपके सामने डिक्टेट करूंगा क्योंकि मैं पहले करा चुका हूं। जो हमारा टॉपिक है हम केवल उसी पे कंसंट्रेट करेंगे। सर्टोली सेल ऑलवेज प्रोवाइड न्यूट्रिशन to growing spermatozoa. Sertoli cell always provide nutrition to growing spermatozoa. ठीक है बच्चों, ये हमने किया था पहले भी, ठीक है। चलिए, जब सर्टोली सेल न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है तो उसके साथ साथ बच्चों जो हमारे स्पर्म्स का वेस्ट पार्ट, वेस्ट मटेरियल या कुछ डिजेनरेटेड स्पर्म्स का अगर वेस्ट पार्ट है उसको भी वो क्या करती है? स्पर्म के अंदर से, हमारे टेस्टिस के अंदर से क्लियर करती है। तो सेकंड फंक्शन लिखेंगे, इट ऑलवेज और टेकिंग इन वेस्टेड पार्ट ऑफ स्पर्मेटोजोआ, इट ऑल्सो टेकिंग वेस्ट और वेस्टेड पार्ट ऑफ स्पर्मेटोजोआ। जो स्पर्मेटोजोआ का वेस्ट पार्ट है वो उसे भी ये क्या करती है? ले लेती है और यूटिलाइज इसको करवाती है, ठीक है। थर्ड हमारा फंक्शन जो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, इट ऑल्सो रिलीज ABF और ABP, एंड्रोजन बाइंडिंग फैक्टर और एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। इसका फंक्शन हमने पहले बताया था कि ये क्या करता है? टेस्टोस्टेरोन की कंसंट्रेशन को मेंटेन करके और क्या करवाता था? स्पर्मेटोजेनेसिस को रेगुलेट करवाता था, ठीक है बच्चों, क्लियर। चलिए नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, इट ऑल्सो रिलीज इनहिबिन प्रोटीन। याद है आपको कि इनहिबिन प्रोटीन जो था क्या करता था? वो जब इनहिबिन प्रोटीन की सिक्रीशन होती थी तो उस कंडीशन के अंदर ये स्पर्मेटोजेनेसिस को रुकवाने का काम करता था। वो ये बताता था कि स्पर्मेटोजेनेसिस एक्सेस में हो गई है, ठीक है ना, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट जो हमारा फंक्शन है ये हमने अभी तक मेंशन नहीं किया था, आप इसको मेंशन करेंगे। सर्टोली सेल टेस्टिस के अंदर ब्लड बैरियर बनवाती है। क्या बनवाती है? ब्लड बैरियर बनवाती है। जिस तरह ब्रेन के अंदर, खुद के अंदर ब्लड नहीं होता, ब्लड ब्रेन बैरियर होता है, ठीक उसी तरह टेस्टिस ब्लड बैरियर भी होता है। और वो कौन बनवाता है? सर्टोली सेल। तो नेक्स्ट फंक्शन क्या है? सर्टोली सेल मेक
टेस्टिस ब्लड बैरियर। ठीक है बच्चों, नोट कर लिया। चलिए नेक्स्ट, हमारा जो आज के टॉपिक से रिलेटेड फंक्शन है वो मैं शुरू कर रहा हूं। इट ऑल्सो रिलीज AMF। इट रिलीज AMF। AMF माने एंटी मुलेरियन फैक्टर। रिलीजेस AMF। ठीक है ना, क्या रिलीज करता है? AMF रिलीज करता है। क्या होता है, मेरे साथ साथ लिखेंगे, एंटी मुलेरियन, MULERRIAN, मुलेरियन फैक्टर। क्लियर बच्चों? अब बच्चों इस पॉइंट को आपको समझना होगा कि सर क्या होता है ये एंटी मुलेरियन फैक्टर। ये एंटी मुलेरियन फैक्टर क्या होता है, आपको इस पॉइंट को कवर करना होगा। क्लियर है बच्चों? हम बोलते हैं, आप या कहीं भी अपने नोट डाउन भी करेंगे साइड में, टेस्टिस जो हैं ह्यूमन की एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान 3rd मंथ में इनकी फॉर्मेशन होती है। और इनकी फॉर्मेशन कहां होती है? एब्डोमिनल कैविटी में होती है। कहां होती है? एब्डोमिनल कैविटी में। ठीक है ना, यहां पर एब्डोमिनल कैविटी के अंदर इनकी फॉर्मेशन होती है। लेकिन टेस्टिस जो हैं वो रहते कहां हैं बच्चों? टेस्टिस रहते हैं सेक्रोटम के अंदर। तो सर गए कब? ठीक है ना, तो हमारा पॉइंट है, कंप्लीट पॉइंट क्या है? टेस्टिस आर फॉर्म्ड इन द एब्डोमिनल कैविटी इन एम्ब्रियोनिक पीरियड इन 3rd मंथ। हम बोलते हैं ना कि 3 महीने में बेबी की जो सेक्स है उसकी डिटर्मिनेशन हो जाती है कि वो मेल बनेगा या फीमेल बनेगा। अगर टेस्टिस बन गए तो मेल बनेगा, अगर टेस्टिस नहीं बने तो ओवरी बनेगी, तो इसका मतलब वो क्या हो गया? फीमेल। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या हुआ कि 3रे महीने में टेस्टिस हमारी बॉडी के अंदर एब्डोमिनल कैविटी के अंदर बन जाते हैं। लेकिन फिर वो जाएंगे कहां पर? सेक्रोटम सैक के अंदर। लेकिन सर जाएंगे कैसे? कौन सा रास्ता है, कब जाएंगे? इंग्वल कैनाल पढ़ी थी हमने कि इंग्वल कैनाल के थ्रू वो 7th मंथ में कहां चले जाएंगे? एम्ब्रियोनिक पीरियड का जो 9 मंथ का पीरियड होता है डेवलपमेंट का, उसके 7th मंथ में वो सेक्रोटम में चले जाते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? लेकिन अब ये क्वेश्चन बनता है कि सर ठीक है, 3 महीने के बाद मेल फीमेल की डेवलपमेंट होनी शुरू हो जाती है, मेल और फीमेल ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं। लेकिन 3 महीने पहले कोई ऑर्गेनिज्म क्या था? मेल था या फीमेल था? इसके लिए हम अभी डिस्कस करते हैं, एक सेकंड। तो बच्चों ह्यूमंस के अंदर स्टार्टिंग से ही एक डक्ट होती है, मुलेरियन डक्ट। जब एम्ब्रियोनिक पीरियड के अंदर फॉर्मेशन स्टार्ट होती है तो एक डक्ट होती है जिसका नाम होता है मुलेरियन डक्ट। ठीक है ना, क्लियर हो गया? अगर उस बेबी को मेल बनना है, यानी कि अगर उसके अंदर वाई क्रोमोसोम है, क्योंकि एक्स वाई मेल के अंदर होता है और एक्स एक्स फीमेल के अंदर होता है, अगर उसके अंदर वाई क्रोमोसोम है तो उस कंडीशन में क्या होगा? उस वाई क्रोमोसोम के एक्शन से सर्टोली सेल की फॉर्मेशन होगी और सर्टोली सेल क्या रिलीज करेगी? एंटी मुलेरियन फैक्टर रिलीज करेंगी। ठीक है ना, और ये एंटी मुलेरियन फैक्टर क्या करेगा? मुलेरियन डक्ट जो उस एम्ब्रियोनिक पीरियड के अंदर प्रेजेंट थी 3 महीने से पहले, उसकी डीजनरेशन करवा देगा। क्या करवा देगा? डीजनरेशन। समझो मेरी बात को, यानी कि हम 3 महीने से पहले हम सबके अंदर मेल हो या फीमेल हो, क्या होती है? मुलेरियन डक्ट प्रेजेंट होती है। ठीक है, वो मुलेरियन डक्ट मेल्स के अंदर डीजनरेट हो जाती है और फीमेल के अंदर वो क्या बनवाती है? फीमेल के अंदर वो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बनवाती है। ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। आप लिखिए, पहले नोट करेंगे, मुलेरियन डक्ट की हेडिंग बनाएंगे। अब मुलेरियन डक्ट पता चला आपको?
अभी हम इसके बारे में और डीप में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो कौन है हमारी एंटी मुलेरियन फैक्टर, ठीक है ना। तो एंटी मुलेरियन फैक्टर से सबसे पहले मैं शुरू कर रहा हूं, मुलेरियन डक्ट। मुलेरियन डक्ट का दूसरा नाम है बच्चों प्रोमीजोनेफ्रिक डक्ट। क्या नाम है? प्रोमीजोनेफ्रिक डक्ट। ठीक है बच्चों। तो क्या होगा, यानी कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में जब मैं था तो सबसे पहले मेरे अंदर क्या बनना शुरू हुआ होगा? मेरे अंदर बनना शुरू हुआ क्या? मुलेरियन डक्ट। और अगर मैं फीमेल होता तो भी मुलेरियन डक्ट, ठीक है ना। लेकिन अगर मेरे अंदर के वाई क्रोमोसोम ने क्या करवा दिया, मुलेरियन डक्ट की डीजनरेशन करवा दी, और अगर मैं फीमेल होता तो मेरे अंदर वही मुलेरियन डक्ट अपनी डेवलपमेंट करती और डेवलपमेंट से क्या बनवा देती। तो नोट करेंगे आप सब, इन मेल मुलेरियन डक्ट डीजनरेट, in males mullerian duct degenerate, but in females but in females it forms the upper part of vagina। इनके मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वेजिना से अपर वाले पार्ट, अपर पार्ट ऑफ वेजिना, VAGINA, लाइक कौन कौन से? नंबर 1 फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब के ब्रैकेट में बच्चों ओविडक्ट लिखो क्योंकि उसका नाम ओविडक्ट भी है, ठीक है ना। पढ़ेंगे अभी हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर ओविडक्ट। नंबर 2 यूट्रस, एंड नंबर 3 सर्विक्स, जिसे सर्विक्स बोलते हो आप, CERVIX। क्लियर हो गया? यानी कि इस बात से ये पता चला कि मुलेरियन डक्ट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। समझ आया बच्चों आपको? ठीक है, चलिए। तो यानी कि मुलेरियन डक्ट जो है वो मेल के अंदर नहीं होती और फीमेल की डेवलपमेंट करवाती है रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स की, ठीक है। तो आप नोट करेंगे ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेजेस which forms vagina, basically upper part of vagina, cervix, fallopian tube, ठीक है, इनकी फॉर्मेशन वो करवाती है, ठीक है बच्चों। तो ये था हमारा एंटी मुलेरियन फैक्टर, यानी कि जिसने हमें मेलनेस प्रोवाइड की, जिसकी वजह से फीमेल स्ट्रक्चर हमारे अंदर नहीं बना, ठीक है ना। और एक और बात बता दूं बच्चों, कई बार क्या होता है कि वाई क्रोमोसोम लेट एक्टिव होता है, उस कंडीशन में क्या होता है कि मुलेरियन डक्ट को की डीजनरेशन नहीं हो पाती और मुलेरियन डक्ट स्टार्टिंग में अपने पार्ट की फॉर्मेशन शुरू करवा देती है, लेकिन थोड़े से टाइम के बाद, यानी कि जो वाई क्रोमोसोम है लेट एक्टिव होता है, उस कंडीशन में पर्सन तो मेल बनेगा लेकिन उसकी बॉडी के अंदर कई बार छोटा सा रूडिमेंट्री नॉन फंक्शनल फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर भी बन जाता है। तो जब लाइफ जैसे जैसे लाइफ बीतती है, टाइम टू टाइम स्पेंड होता है, तो पेन के साथ साथ जब अल्ट्रासाउंड से पता चलता है तो उसकी रिमूवल करानी पड़ती है, ठीक है ना। इन सब चीजों को हम आगे डिस्कस करेंगे। तो यानी कि एंटी मुलेरियन फैक्टर क्यों जरूरी है? मुलेरियन डक्ट की डीजनरेशन के लिए, क्योंकि मुलेरियन डक्ट जो होती है वो क्या होती है? फीमेल्स के अंदर क्या बनवाती है? नंबर 1 वेजिना, वेजिना का क्या? अपर पार्ट, ठीक है बच्चों। नंबर 2 फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब को हम क्या बोलते हैं? हम फैलोपियन ट्यूब को बोलते हैं बच्चों ओविडक्ट, फैलोपियन ट्यूब ओविडक्ट, ठीक है।
थर्ड दैट इज द सर्विक्स एंड यूट्रस। क्लियर बच्चों? ठीक है, तो ये फंक्शन है फीमेल के अंदर किसका, मुलेरियन डक्ट का। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं वोल्फियन डक्ट। एक और डक्ट है बच्चों हमारी, तो यहां हमारा रीजन पूरा हो गया क्या, फंक्शन ऑफ सर्टोली सेल पढ़ने का। ठीक है, चलिए उसके बाद सेकंड डक्ट का नाम लिखेंगे बच्चों वोल्फियन डक्ट। कौन सी? वोल्फियन, स्पेलिंग लिखिए WOLFIAN, वोल्फियन डक्ट। ठीक है, सेकंड डक्ट, क्योंकि आज हम इंपॉर्टेंट पॉइंट कर रहे हैं सारे, तो जो हमारा सेकंड पॉइंट है दैट इज WOLFIAN, वोल्फियन डक्ट। ठीक है बच्चों, वोल्फियन डक्ट। इनको केवल आपने याद रखना है हल्का सा कि ये कहां है, क्या करती हैं, क्योंकि इनसे कभी कभी छोटा सा क्वेश्चन आ जाता है। तो वोल्फियन डक्ट का दूसरा नाम क्या है बच्चों, लिखेंगे आप मीजोनेफ्रिक डक्ट। वो प्रोमीजोनेफ्रिक डक्ट थी, क्या नाम है, मीजोनेफ्रिक डक्ट। ठीक है, और नाम क्या है इसके, आर्कियोनेफ्रिक डक्ट, ARCHAENEPHRIC, नेफ्रिक डक्ट। ठीक है बच्चों, ये इसी के नाम है सारे। ठीक है, ARCHAENEPHRIC, आर्किनेफ्रिक डक्ट। बच्चों ये मेल और फीमेल दोनों के अंदर क्या करवाती है, रोल प्ले करती है डेवलपमेंट में। सर किसकी डेवलपमेंट में? ये दो सिस्टम में अपना रोल प्ले करती है। नंबर 1 रिप्रोडक्टिव सिस्टम, प्लस एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है ना, रिप्रोडक्टरी और एक्सक्रीटरी सिस्टम में बच्चों इसका मेन रोल है। कैसे सर? ये क्या करती है, अब आप मेरे साथ नोट करेंगे। इन मेल्स, लिखो, इन मेल्स वोल्फियन डक्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट और फॉर्मेशन ऑफ द डेवलपमेंट एंड फॉर्मेशन ऑफ नंबर 1 वास डिफरेंस, यानी कि वासा डिफरेंशिया। नंबर 1 वासा डिफरेंशिया। डिफरेंशिया क्या पढ़ी थी हमने, याद है बच्चों? हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट में पढ़ा था। नंबर 1 वास डिफरेंस, नंबर 2 ट्राइगन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, नंबर 2 ट्राइगन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है बच्चों, जो यूरिनरी ब्लैडर का ट्राइगन है उसकी फॉर्मेशन करती है। नंबर 3 ब्लैडर वॉल, ब्लैडर वॉल, एंड नंबर 4 यूरेटर। ठीक है बच्चों, ये 4 चीजें बनाई इसने। अब देखिए, अगर मैं बात करूं, ये जो एक पार्ट है वास डिफरेंस, ये रिप्रोडक्टिव पार्ट है ना, है कि नहीं? और ये जो 3 पार्ट हैं, तो ये तीनों के तीनों क्या है, एक्सक्रीटरी पार्ट है। क्या है ये? एक्सक्रीटरी पार्ट है। समझ आया आपको? यानी कि मेल के अंदर, मैं यहां लिख रहा हूं इन मेल्स। अब बच्चों आपको कहीं मेल फीमेल लिखना हो तो सिंबल यूज करना है, ठीक है ना?
मेल का सिंबल क्या होता है? अपर, ठीक है ना। लेकिन बच्चों फीमेल के अंदर ये रिप्रोडक्टिव पार्ट में हेल्प नहीं करती, ठीक है ना। चलिए यहां मैं लिख रहा हूं इन फीमेल। इन फीमेल सिंबल क्या है हमारा? फीमेल सिंबल, ठीक है। फीमेल के अंदर केवल ये क्या करती है? इन तीनों चीजों को बनाती है बस, ठीक है ना। यानी कि आप एक लाइन मेंशन करेंगे बच्चों, वोल्फियन डक्ट, या चलिए वोल्फियन डक्ट form the or helps in the development of reproductive plus excretory part in males, but in females, Wolffian duct is responsible only the formation of these three parts, and these three parts are excretory in nature. यानी कि ये तीनों पार्ट एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट हैं। वोल्फियन डक्ट मेल के अंदर, अब देखिए क्वेश्चन कैसे आ सकता है। वोल्फियन डक्ट मेल के अंदर रिप्रोडक्टिव और एक्सक्रीटरी दोनों के दोनों पार्ट की कहीं ना कहीं फॉर्मेशन करवाता है, लेकिन फीमेल के अंदर केवल और केवल एक्सक्रीटरी पार्ट की फॉर्मेशन होती है। यानी कि मेल में 4 और फीमेल में 3। डिफरेंस याद रखना है बच्चों, क्वेश्चन आएगा नीट से बिल्कुल डायरेक्ट, ठीक है, अगर इससे क्वेश्चन आया तो ये था बच्चों हमारा दूसरी डक्ट, जिसका नाम है क्या? वोल्फियन डक्ट, ठीक है, क्लियर। चलिए उसके बाद नेक्स्ट बच्चों हमारा नेक्स्ट टर्म है, क्योंकि हमारा ये लेक्चर जो है सारा का सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर बेस्ड है, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है या नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो क्या है? नेक्स्ट पॉइंट नोट करेंगे मेरे साथ, दैट इज मेल इनफर्टिलिटी। और मेल इनफर्टिलिटी में जो सबसे बड़ा पॉइंट है, जो टेस्टिस की डेवलपमेंट जो हम पढ़ रहे थे अभी, कि सर वो कहां चली जाएंगी? वो सेक्रोटम में चले जाएंगे। तो नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है बच्चों, क्रिप्टोकाइडिज्म। क्या है हमारा? CRYPTO, क्रिप्टोकाइडिज्म, CHIDISM, ठीक है। क्या है बच्चों ये टर्म? आपने पढ़ी होगी जब आपने एनसीईआरटी से चैप्टर पढ़ा होगा। क्रिप्टोकाइडिज्म क्या होता है? क्रिप्टोकाइडिज्म, इसको हम मेल इनफर्टिलिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेल इनफर्टिलिटी। जो ऑर्गेनिज्म अपने से रिप्रोडक्शन कर सके उसे फर्टाइल बोलते हैं, और जो रिप्रोडक्शन ना कर सके उसे स्ट्राइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसे हम स्ट्राइल बोलते हैं, ठीक है ना। तो यानी कि जो मेल को इनफर्टाइल बनाएगा, कैसे बनाएगा बच्चों? आपने यहां ध्यान देना है कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान 7th मंथ में हमारे टेस्टिस सेक्रोटम सैक में चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं? क्योंकि सेक्रोटम सैक के अंदर 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम होता है, और जो टेस्टिस के काम करने के लिए बहुत जरूरी है। अगर टेस्टिस जो है सेक्रोटम में नहीं जाएंगे तो कहां रहेंगे? एब्डोमिनल कैविटी में रहेंगे हमेशा, पता है ना बच्चों आपको। और एब्डोमिनल कैविटी में अगर वो रहेंगे तो बॉडी टेम्परेचर उन्हें मिलेगा जो कि उनको नॉन फंक्शनल बना देगा। यानी कि अगर उन्हें प्रॉपर बॉडी टेम्परेचर मिलेगा टेस्टिस को, तो वो क्या करेंगे? वो 37 डिग्री सेल्सियस पे नॉन फंक्शनल हो जाएंगे और स्पर्म की फॉर्मेशन नहीं होगी, यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं होगी। तो उस कंडीशन में अगर हमारे टेस्टिस सेक्रोटम में ना जा पाए, जिसकी वजह से मेल इनफर्टिलिटी होती है, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? क्रिप्टोकाइडिज्म बोलते हैं, ठीक है। If in any condition or any reason, by the any reason, our testis doesn't descend into the secrotum sac by the abdomen, is called as cryptocaidism.
समझ आ गया आपको? ठीक है, इसके लिए बच्चों आपने इसका जो क्योर है वो भी आपको यहां एक वर्ड मेंशन करना है। क्या करना है? ऑर्कियोपेक्सी। OR, फुल फॉर्म कैपिटल लेटर में लिख रहा हूं, ORCHIOPEXY, ऑर्कियोपेक्सी। क्या होता है बच्चों ऑर्कियोपेक्सी? ये क्योर है किसका? इनफर्टिलिटी का, क्रिप्टोकाइडिज्म का। ठीक है ना सर? कैसे? हम सर्जिकली क्या करते हैं, अगर हम सर्जिकली टेस्टिस को कहां पहुंचाएं? एब्डोमेन से सेक्रोटम से। सपोज कीजिए एक पर्सन है जिसको क्रिप्टोकाइडिज्म है, उसमें हम क्या करते हैं सर्जिकली उसके टेस्टिस को एब्डोमिनल कैविटी से कहां पहुंचा देते हैं? सेक्रोटम सैक के अंदर डलवा देते हैं। तो इस टर्म को क्या बोलते हैं? ऑर्कियोपेक्सी, यानी कि सर्जिकली descent of testis surgically descent of या movement of testis into secrotal sac। समझ आया बच्चों? अगर हम सर्जिकली टेस्टिस को एब्डोमेन कैविटी से कहां मूव करवा दें? हम सेक्रोटल सैक के अंदर डलवा दें, तो उस कंडीशन में क्या कहा जाता है? उस कंडीशन को कहा जाता है ऑर्कियोपेक्सी। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक था। तो बच्चों अब आप मेरे साथ दो मेजर पॉइंट और मेंशन करेंगे। ऐसा नहीं है कि सभी ऑर्गेनिज्म के अंदर जो टेस्टिस होते हैं वो सेक्रोटम में होते हैं। ठीक है ना? कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी हैं जिनके टेस्टिस हमेशा एब्डोमिनल कैविटी में रहते हैं। कहां रहते हैं? एब्डोमिनल कैविटी के अंदर। तो आप लिखेंगे नंबर 1 नोट डाल करके, इन सम एनिमल्स, चलिए मैं लिखता हूं यहां पर, इन सम एनिमल्स टेस्टिस always remain in the abdominal cavity। ठीक है, कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिनके टेस्टिस हमेशा ही कहां रहते हैं? एब्डोमिनल कैविटी में रहते हैं पूरी लाइफ। ठीक है, उन टेस्टिस को क्या कहते हैं? एब्डोमिनल टेस्टिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इन टेस्टिस को क्या बोलते हैं? एब्डोमिनल टेस्टिस। ठीक है बच्चों, एब्डोमिनल टेस्टिस। एग्जाम्पल लिखेंगे आप मेरे साथ। फॉर एग्जाम्पल एलिफेंट, और क्या एग्जाम्पल बनेगा बच्चों? वेल, डॉल्फिन, सील और प्रोटोथेरियंस। एलिफेंट, वेल, डॉल्फिन्स, सील्स, ठीक है, और प्रोटोथेरियंस। हमने पढ़ा था ना 11th में, और मैमल्स में। ठीक है ना, प्रोटोथेरियंस। ये एग्जांपल्स हैं बच्चों जिनके टेस्टिस हमेशा एब्डोमेन कैविटी में रहते हैं और उन्हें एब्डोमिनल टेस्टिस कहते हैं। ठीक है ना? सेकंड पॉइंट बच्चों आप मेरे साथ नोट करेंगे। क्या है हमारा सेकंड पॉइंट? जैसे यहां पर हमेशा टेस्टिस एब्डोमेन में रहे, वैसे ही एक ऑर्गेनिज्म की टाइप और भी है हमारी। वो टाइप क्या है? वो टाइप है बच्चों कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनमें केवल ब्रीडिंग सीजन, एक पर्टिकुलर सीजन में ही क्या होती है? ब्रीडिंग होती है। और सर अगर पर्टिकुलर सीजन ना हो तो ब्रीडिंग कैसे रुकती है? उनके टेस्टिस पर्टिकुलर ब्रीडिंग सीजन में ही सेक्रोटम में आते हैं एब्डोमेन से, और जैसे ही वो सीजन चला जाएगा वो वापस क्या करेंगे? हमारे सेक्रोटम सैक से निकल करके वापस एब्डोमेन में चले जाएंगे। ठीक है,
तो उन्हें बोलते हैं सीजनल ब्रीडर्स। क्या बोलते हैं? सीजनल ब्रीडर्स। तो बच्चों नोट करेंगे, इन सम एनिमल्स टेस्टिस डेसेंड इनटू सेक्रोटम, इन सम एनिमल्स टेस्टिस descend into secrotum only in breeding season। ठीक है ना? केवल ब्रीडिंग सीजन में क्या होगा कि उनके टेस्टिस सेक्रोटम सैक के अंदर आ जाएंगे। उन ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं? उन ऑर्गेनिज्म को बच्चों बोलते हैं सीजनल ब्रीडर्स। ठीक है ना? फॉर एग्जाम्पल बैट। एग्जाम्पल क्या है? बैट। क्लियर हो गया बच्चों? तो ये था हमारा नेक्स्ट पॉइंट। उसके बाद क्लियर है? रब कर दे। चलिए, तो यहां हमने ये टॉपिक भी पूरा किया। इसी के साथ मिलता हुआ एक टॉपिक है बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक हमारा आज का, उसका नाम क्या है? कास्ट्रेशन। ठीक है ना? हम उसे कैस्ट्रेशन बोलते हैं। CASTRATION, दैट इज कैस्ट्रेशन। क्या होता है बच्चों कैस्ट्रेशन? CASTRATION। अगर कोई मेल पर्सन अपने टेस्टिस को सर्जिकली रिमूव करवा दे तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे बच्चों हम बोलते हैं कैस्ट्रेशन। क्लियर? तो कैस्ट्रेशन क्यों करवाया सर? क्या जरूरत थी कैस्ट्रेशन करवाने की? अब ये पॉइंट बनता है ना? तो क्यों करवाया गया कैस्ट्रेशन? देखिए तो क्या होगा? दैट इज रिमूवल ऑफ टेस्टिस। रिमूवल ऑफ टेस्टिस। ठीक है? दो केसेस में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। किस केसेस के अंदर हम टेस्टिस को रिमूव करवाते हैं? क्योंकि टेस्टिस जो है बच्चों मेल को मेलनेस प्रोवाइड करता है, एग्रेसिवनेस, हार्डनेस, जो करेक्टर है मेल के, वो टेस्टिस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है ना? तो दो कंडीशन है हमारे पास। नंबर 1 दैट इज कोर बॉय। कोर बॉय कौन होते हैं? जो क्या करते हैं, सिंगिंग के लिए अपने टेस्टिस को रिमूव करा लेते हैं। सर कैसे, क्या बेनिफिट होगा? देखिए मेंशन करेंगे यहां पर हम। ये क्या करते हैं, मैं यहां लिख रहा हूं टेस्टिस रिमूव। इन्होंने अपने टेस्टिस रिमूव कराए तो क्या कहा, क्या कहलाया? कैस्ट्रेशन। ठीक है ना? तो टेस्टिस रिमूव कराने से क्या रिजल्ट निकला? इनकी बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन की अमाउंट डिक्रीज हो गई। क्या हो गई? टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन क्या है बच्चों? मेल हार्मोन, पढ़ा था ना हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। टेस्टोस्टेरोन डिक्रीज। टेस्टोस्टेरोन डिक्रीज होने से इनका टारगेट क्या था? इनका टारगेट था कि आवाज को पतली बनाया जाए, हाई पिच वॉइस। ठीक है ना? इनकी आवाज पतली हो गई और फिर वो वॉइस किस में यूज हुई? सिंगिंग पर्पस में। ठीक है? सिंगिंग पर्पस। ठीक है बच्चों? तो ये जो टारगेट था इसको अचीव करने के लिए इन्होंने क्या किया? अपने टेस्टिस को रिमूव कराया, जिसको हम क्या बोलते हैं? कैस्ट्रेशन बोलते हैं। दूसरा एग्जांपल, हमें एग्रीकल्चर के अंदर कार्ट व्हील को चलाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? बुल की, मेल बुल जो है हमारा, उसकी जरूरत पड़ती है। तो सेकंड एग्जांपल मैं ले रहा हूं यहां पर, मेल बुल।
ठीक है ना, ठीक है। बुल्स के अंदर हम लोग क्या करते हैं, टेस्टिस को रिमूव करा देते हैं, ठीक वैसे ही क्यों करवाते हैं अब हम यहां भी पढ़ेंगे। टेस्टिस रिमूव्ड तो क्या कहलाया, कैस्ट्रेशन। क्यों किया ऐसा, सेम रीजन कि यहां भी क्या हुआ, टेस्टोस्टेरोन डिक्रीज, टेस्टोस्टेरोन अमाउंट डिक्रीज। टेस्टोस्टेरोन डिक्रीज होगा तो इनके अंदर क्या होगी, एग्रेसिवनेस डिक्रीज हो जाएगी, जिससे क्या होगा, एग्रेसिवनेस। एग्रेसिवनेस के डिक्रीज होने से, एग्रेसिवनेस जब डिक्रीज होगी इनकी, तो उस केस में ये अपनी एनर्जी को फार्मिंग पर्पस में ही लगाएंगे, कहीं इधर उधर या एक्टिविटी के अंदर वेस्ट नहीं करेंगे, ना ही रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी के अंदर और ना ही वेस्ट वो अपनी एनर्जी को खराब करेंगे। तो हम उसको बेसिकली कहां कहां यूज कर सकते हैं, फार्मिंग, और जो भी आप इसमें मेंशन करना चाहें आगे, कार्टव्हील और ये सब, जब सब कुछ आप इसके अंदर, सॉरी, कार्ट्स वगैरह को चलाने के लिए इनका यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो बच्चों ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक था आज का, जिसका नाम था कास्ट्रेशन। क्या नाम था, कास्ट्रेशन, ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अब हम आज का नेक्स्ट टॉपिक कंसीडर करते हैं। बच्चों हमने ग्लांस पेनिस पढ़ा था, पेनिस का स्ट्रक्चर पढ़ा था ना, पढ़ा था आपने। हमने पेनिस के स्ट्रक्चर के अंदर ग्लांस पेनिस पढ़ा था, जिसको हमने टिप ऑफ द कैप ऑफ द पेनिस कहा था ना, हाईली सेंसिटिव पार्ट होता है, पढ़ा था ना। तो अब जो हमारा टॉपिक है वो ग्लांस पेनिस से रिलेटेड है, ग्लांस पेनिस, ठीक है बच्चों। तो जो हमारा ग्लांस पेनिस है, क्या था हमारा, पढ़ा था हमने कि हमारे पेनिस के अंदर 3 कॉलम है, हमारे पेनिस के अंदर 3 कॉलम प्रेजेंट हैं। कौन कौन से, नंबर 1 कॉर्पस स्पोंजियोसम, जिसका 1 नंबर था, केवल नंबर में 1 ही था वो, और दूसरा जो था हमारा कॉलम उसका नाम था कॉर्पोरा कैवेरिनोसम, पढ़ा था हमने, या कॉर्पोरा कैवेरिनोसा पढ़ा था, जो नंबर में 2 थे। तो बच्चों जो पेनिस का स्ट्रक्चर हमने बनाया था, देखिए मैं हल्का सा पेनिस का स्ट्रक्चर यहां ड्रॉ करता हूं। ठीक है, ये बीच में से ब्लैक कलर से क्या आ गई, यूरेथ्रा गई थी। कौन गई थी, यूरेथ्रल पाइप, याद है ना, जो कॉमन थी किसके लिए, जो कि कॉमन थी किसके लिए, यूरिन और सीमेन के लिए, यूरेथ्रा, ठीक है। ये ग्लांस पेनिस हो गया, क्लियर हो गया, और ये पूरा पेनिस हो गया। तो अब आपको ये ध्यान रखना है बच्चों कि ये जो मैं ब्लू कलर से यहां मार्क कर रहा हूं, ये जो 2 कॉलम है, ये लीजिए, बेसिकली ये 2 कॉलम जो ब्लू कलर से मैंने मेंशन किए हैं, ये दोनों के दोनों कौन है, कॉर्पोरा कैवेरिनोसा है। क्या उन्हें, कॉर्पोरा कैवेरिनोसा, ठीक है ना, सिंपल रिप्रेजेंटेशन है, दोनों के दोनों कौन है, कैवेरिनोसम है। कैवेरिनोसम, ठीक है ना। तो अब कौन बचा हमारा, तीसरा पार्ट बचा हमारा, दैट इज द कॉर्पोरा स्पोंजियोसम। यानी कि आपको याद रखना है, पेनिस की जो टिप है, हेड है, उसमें केवल 1 कॉलम होता है। क्यों, क्योंकि वो उसी कॉलम का बना होता है। 2 कॉलम जो है वो नहीं होते, कौन से, कॉर्पोरा कैवेरिनोसा, वो कॉलम पेनिस की टिप में नहीं होते, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं मेंशन करूंगा यहां पर क्या, कि ग्लांस पेनिस इज द एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ कॉर्पस स्पोंजियोसम, इट इज
extended part of corpus spongiosum, ठीक है ना। अब कौन सा है, दिस वन, ये कौन है आपका, ग्लांस पेनिस, ठीक है बच्चों। जो ग्लांस पेनिस है बच्चों, ये हाईली सेंसिटिव होता है, और ये जो एक्सटेंशन है इसकी कॉर्पस स्पोंजियोसम की, इसे क्या बनाती है, मेक इट कॉनिकल इन शेप, मेक इट यानी कि पेनिस की कैप को कॉनिकल इन शेप, ठीक है बच्चों। इसको इसने क्या किया, कॉनिकल स्ट्रक्चर बना दिया, जिसे हमने क्या कहा, ग्लांस पेनिस कहा। तो ये कॉनिकल स्ट्रक्चर हमारा जो है, तो ये क्या बन गया, ग्लांस पेनिस बन गया, ठीक है। अब आपको इसको ध्यान रखना है कि ये जो पार्ट है ये, दैट इज द बेस, दिस वन बेस, ठीक है ना, ऑफ ग्लांस पेनिस। कौन है ये, बेस ऑफ, मैं जीपी लिख रहा हूं, ग्लांस पेनिस, ठीक है, बेस ऑफ द ग्लांस पेनिस। इस बेस ऑफ द ग्लांस पेनिस को क्या बोलते हैं, नेक ऑफ द पेनिस बोलते हैं। बेस ऑफ ग्लांस पेनिस इज कॉल्ड एज नेक ऑफ पेनिस, ठीक है बच्चों। इसे हमने क्या कहा, नेक ऑफ पेनिस। सर आपने ऐसा क्यों कहा, इससे कोई इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी, क्योंकि बच्चों नेक ऑफ द पेनिस के अंदर एक ग्लैंड प्रेजेंट होती है। क्या होती है, ग्लैंड। मैं यहां ग्लैंड लिख रहा हूं, क्या नाम है उस ग्लैंड का, उस ग्लैंड का नाम है बच्चों प्रिप्यूटियल ग्लैंड। क्या नाम है, PREPUTEAL, प्रिप्यूटियल ग्लैंड। जो प्रिप्यूटियल ग्लैंड है उसका दूसरा नाम भी है बच्चों, और टायसन ग्लैंड, टायसन ग्लैंड। क्या नाम है, टायसन ग्लैंड। ये क्या करती है, टायसन ग्लैंड सिक्रीट करती है किसको, इट ऑलवेज सिक्रीट व्हाइट सिबेशियस सब्सटेंस। लिखेंगे आप मेरे साथ, सिक्रीट व्हाइट सिबेशियस। व्हाइट सिबेशियस का मतलब व्हाइट 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 सा सिबेशियस सब्सटेंस ये सिक्रीट करती है, सब्सटेंस। क्या नाम है बच्चों उसका, उसका नाम है स्मैग्मा। क्या नाम है, स्मैग्मा। क्या नाम है, स्मैग्मा। ये स्मैग्मा होता क्या है, ये बच्चों, या ये व्हाइट सिबेशियस सब्सटेंस जो है, यही स्मैग्मा है। ये एंटी बैक्टीरियल इन नेचर होता है। क्या होता है, एंटी बैक्टीरियल सब्सटेंस होता है ये, या एंटी बैक्टीरियल इन नेचर होता है। एंटी बैक्टीरियल, एंटी बैक्टीरियल से मेरा मतलब क्या है, एंटी बैक्टीरियल से बच्चों मेरा मतलब है कि बैक्टीरियाज वगैरह की ग्रोथ को क्या करता है, रोकता है, किल करता है। एंटी बैक्टीरियल होता है स्मैग्मा, ठीक है ना। तो एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी आपको पता चली। और जो एक यहां पे एक फाउल स्मेल, कैरेक्टरिस्टिक स्मेल आती है ना, वो स्मैग्मा की वजह से आती है। स्मैग्मा कब रिलीज होगा, जब वहां पर क्या होगा, बैक्टीरियाज आएंगे, यानी कि इन्फेक्शन के टाइम पे इसकी सिक्रीशन और ज्यादा तेज हो जाती है, ठीक है। तो इसने क्या रिलीज किया, स्मैग्मा। क्योंकि हमने 3 ग्लैंड पढ़ी थी अभी तक, कौन कौन सी, कूपर ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमाइनल वेसिकल। तो ये 4th ग्लैंड है हमारी, दैट इज अ प्रिप्यूटियल और टायसन ग्लैंड, जो स्मैग्मा सिक्रीट करती है। क्लियर हो गया बच्चों, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आप नोट करेंगे मेरे साथ, इसी स्मैग्मा से रिलेटेड, ड्यू टू द माइक्रोबियल इंफेक्शन। चलिए मैं ऊपर लिखता हूं,
ड्यू टू द माइक्रोबियल इन्फेक्शन क्या होगा? ड्यू टू द माइक्रोबियल इन्फेक्शन इरिटेशन इन पेनिस अकर। पेनिस के अंदर क्या होगी? इरिटेशन होगी। और ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? ड्यू टू ऑफ इन्फ्लामेशन। किसके एक्शन से? स्मैग्मा। ठीक है ना? ड्यू टू ऑफ इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन से क्या होगा बच्चों? यानी कि उनको किल करने के लिए जो इन्फ्लामेशन हुआ, इस वजह से वहां पे इरिटेशन हुई। किसका रोल है? स्मैग्मा का रोल है। ठीक है, आपको समझ आया? यानी कि हमारे ग्लांस पेनिस के अंदर क्या होता है? नेक के पास प्रीप्यूटल और टायसन ग्लैंड होती है जो स्मैग्मा रिलीज करती है। और स्मैग्मा क्या है? एक एंटी बैक्टीरियल सब्सटेंस है। ठीक है, क्लियर हो गया बच्चों यहां तक? चलो आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा लास्ट टॉपिक, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमने आज कवर किए, उनका हमारा लास्ट टॉपिक क्या रहेगा? इरेक्शन ऑफ पेनिस। ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हमारा लास्ट टॉपिक है, इरेक्शन ऑफ पेनिस। इसके बाद बच्चों 2-3 डिजीज रह गई हैं, जैसे इंपोर्टेंसी, मेल इनफर्टिलिटी। ये आप नेक्स्ट लेक्चर में मुझे पढ़ के खुद बताएंगे। ठीक है ना? चलिए, तो अब हमारा टॉपिक है इरेक्शन ऑफ पेनिस। ठीक है बच्चों, अभी तक हमने अपने YouTube लेक्चर्स में पढ़ा था कि पेनिस की इरेक्शन कौन करवाता है। हमने पढ़ा था बच्चों कि जो 3 कॉलम हैं, अभी भी हमने पढ़े तीनों कॉलम, कॉर्पस स्पोंजियोसम और कॉर्पोरा क्वेरिनोसा। ठीक है ना? कॉर्पोरा क्वेरिनोसा 2 और स्पोंजियोसम 1। ये तीनों के अंदर क्या हो जाता है? ब्लड फिल हो जाता है, ब्लड भर जाता है, जिससे कि पेनिस हार्ड हो जाता है। अभी तक हमने ये पढ़ा। ठीक है ना? चलिए मैं मेंशन कर देता हूं। 3 कॉलम्स कैसे हुआ? ऑल 3 कॉलम्स फिल्ड with blood, so penis erect। ठीक है, इसीलिए पेनिस जो है इरेक्ट हो जाता है। ये तो था बच्चों सिंपल आंसर हमारा। अब आपको इसका मैकेनिज्म पता होना चाहिए। ठीक है ना? क्लियर? तो आप मेरे साथ नोट करेंगे, लिखो बच्चों मेरे साथ। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखो। इनिशियली पेनिस इज स्मॉल एंड फ्लैसिड। लिखेंगे, इनिशियली पेनिस इज स्मॉल and flaccid। Initially penis is small and flaccid। क्लियर? स्टार्टिंग में जो हमारा पेनिस है वो बहुत छोटा होता है, बट आफ्टर द सेक्सुअल एक्साइटमेंट और सेक्सुअल अरोजल, बट आफ्टर द सेक्सुअल एक्साइटमेंट और एरोजल, आप 2 वर्ड यूज कर सकते हैं। क्या होगा? इट बिकम्स स्ट्रेट एंड हार्ड। इट बिकम्स स्ट्रेट
एंड हार्ड। ऐसा कैसे हुआ सर? ये मैसेज किसने दिया, किसने इस पार्ट को कंडक्ट किया? अब कॉमन सी बात है कि सर अगर ये हार्ड हो गया तो कॉमन सी बात है कि ब्लड फिल हुआ होगा, बिल्कुल सही बात है। लेकिन जो मेरा मेन टॉपिक है बच्चों वो क्या है कि सर ऐसा कैसे हुआ, किसने सिग्नल दिया, कहां से मैसेज आया, ठीक है ना? तो आप लिखेंगे बिकॉज जो सेक्सुअल एरोजल है, सेक्सुअल एक्साइटमेंट है, उससे क्या होता है? बिकॉज इट स्टिमुलेट पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, बिकॉज इट स्टिमुलेट पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है ना? इट स्टिमुलेट पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, यानी कि जो मेजर वर्ड है बच्चों SYMPATHETIC, पैरासिम्पैथ, जो मेजर पॉइंट है वो क्या है, किसका रोल है? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का रोल है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जब रिलीज हो स्टिमुलेट होता है तब क्या होता है? विच रिलीजेस, ये रिलीज करवाएगा क्या? नाइट्रस ऑक्साइड। क्या? नाइट्रस ऑक्साइड इन ब्लड, ब्लड के अंदर नाइट्रस ऑक्साइड, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है बच्चों, क्वेश्चन आता है नीट से। नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड इन ब्लड कहां सीक्रेट करवाएगा? इन ब्लड, जिससे रिजल्ट क्या होगा? जिससे रिजल्ट होगा कि पेनिस के कोलम के अंदर, पेनिस के अंदर जो हमारे ब्लड वेसल हैं उनकी डायलेशन करवा देगा। तो क्या करवाया? नाइट्रस ऑक्साइड इन ब्लड को इंक्रीज करवा दिया, सो वेसोडाइलेशन अकर्स, जिससे रिजल्ट क्या निकला? सो वेसोडाइलेशन। वेसोडाइलेशन तो पता है ना बच्चों आपको, मैंने पढ़ा रखा है आपको 11th में। वेसो का मतलब ब्लड वेसल और डायलेशन यानी कि डायलेट करने वाला, उनको चौड़ा कर देगा, डायलेट कर देगा, वेसोडाइलेशन अकर्स। वेसोडाइलेशन अकर्स किसकी वजह से हुई? नाइट्रस ऑक्साइड की। किसने करवाई? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ने, ठीक है बच्चों? तो वेसोडाइलेशन हुई, जिसका रिजल्ट क्या निकला? जिसका रिजल्ट क्या निकला? रिजल्टिंग ब्लड सप्लाई इंक्रीज, रिजल्टिंग ब्लड सप्लाई इंक्रीज। जब ब्लड सप्लाई हमारी इंक्रीज हो गई, अगर ब्लड सप्लाई इंक्रीज होगी तो पेनिस के कॉलम्स के अंदर ज्यादा ब्लड आएगा और हमारा पेनिस जो है वो क्या हो जाएगा? इरेक्ट हो जाएगा, ठीक है बच्चों? तो ये था पूरा मैकेनिज्म किसका? इरेक्शन ऑफ पेनिस। क्लियर?